हेलो, दिस इज़ डाइटिशियन गौतम जानी। हमने कई टाइम से पॉडकास्ट की सीरीज़ नहीं की है। आई नो कि भाई आप लोगों की कई सारी कमेंट्स आ रही थी कि भाई पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। ये पॉडकास्ट के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। आज से 3 महीने पहले आई हैव अ सीवियर सर्वाइकल पेन। अब ये पेन के अंदर बीइंग इन अ फिटनेस फील्ड नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब कि ध्यान ना देना पेन के ऊपर और उसे नेग्लिजिबल करना कि भाई ये हो रहा है, दैट्स फाइन, वी कैन वर्क, उसकी वजह से पेन इतना बढ़ गया कि एक दिन आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट मूव एंड आई नीड टू रश टू द फिजियोथेरापिस्ट। अब ये जो फिजियोथेरापिस्ट थे वो थे डॉक्टर आशा जियानी, जो हमें मिले और पहले ही दिन में, पहले ही सेशन के बाद 50% पेन रिलीफ मुझे महसूस हुआ। आई थॉट कि दिस इज़ एक्चुअली वंडरफुल थिंग कि वो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी पेन किलर, सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज सेशन से अगर ये चेंजेस हो सकता है तो कई सारे लोग ऐसे होंगे। बट व्हेन आई गो देयर फॉर 7-8 days आई हैव सीन कि भाई एल्डरली ही नहीं जिनकी उम्र ज़्यादा है, बट जो बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो यंग है हमारी तरह, उनको भी इतने सारे इश्यूज़ है आज के समय के अंदर ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि भाई लाइफस्टाइल वगैरह की चेंजेस नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती उस वजह से। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर से एक पॉडकास्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर आशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर आशा हैज़ completed his physiotherapy from SPB College, Jahangirpura in 2012. Thank you so much. Thank you, Gautam sir, for inviting me over here. Myself, physiotherapist Dr. Asha Jiani. I am practicing since 2012. After that, I owning my private clinic in 2015, Care Physiotherapy and Fitness Center in Vesu area, सूरत में, जहाँ पे मैं एज अ सर्टिफाइड मैनुअल थेरापिस्ट वर्क करती हूँ, सर्टिफाइड ड्राई निडलिंग थेरापिस्ट हूँ, सर्टिफाइड कपिंग थेरापिस्ट हूँ, एज वेल एज मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स की स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट भी हूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इंजरी रिहेबिलिटेशन करने के लिए। मेरे पास क्रिकेटर्स आए हैं, बैडमिंटन प्लेयर है, ताइक्वांडो प्लेयर है, स्केटिंग प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, जिसको ऑन स्पोर्ट्स फील्ड पे इंजरीज हुई थी, तो उनको मुझे फिजियोथेरापी देने का मौका मिला है। राइट, मतलब आपने 2-3 नाम लिए, कपिंग है, निडलिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इसके ऊपर आज पॉडकास्ट में थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या होता है, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन हुए भी आते हैं कि भाई निडलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कपिंग इंपॉर्टेंट है, कपिंग कब करनी चाहिए, निडलिंग कब करनी चाहिए, या मुझे घुटनों का पेन है, कमर का पेन है, क्या करना चाहिए। आई होप कि आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। डॉक्टर आशा, मेरा आज का पहला क्वेश्चन है आपसे कि भाई मोस्टली एक स्टेरियोटाइप होता है कि भाई डॉक्टर बनने के अंदर आई वांटेड टू बिकम अ सर्जन, MBBS, समथिंग लाइक दिस। वो फील्ड को छोड़कर आपको क्यों लगा कि भाई फिजियो की फील्ड बेटर फील्ड है, आपने इसका सिलेक्शन क्यों किया? वेल, आफ्टर पासिंग 12th, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं और मेरी फ्रेंड सर्च कर रहे थे कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो जब हम सर्च कर रहे थे MBBS, BHMS, होम्योपैथी, उसी तरह फिजियोथेरापी का भी एक मेडिकल स्ट्रीम था। उसके नीचे ऐसा लिखा हुआ था कि दिस इज़ अपकमिंग मेडिकल मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड आगे जाके इसका बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, और बिकॉज ऑफ इनोवेशन इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पीपल और ज़्यादा सेडेंटरी बनेंगे, कंप्यूटर्स और मोबाइल का यूज़ होगा, और जिसकी वजह से फिजिकल पेन बहुत आएंगे। तो इन फ्यूचर फिटनेस का बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, और मुझे शुरू से ही कुछ डिफरेंट करने की आदत है, तो इसलिए लोगों ने MBBS, BHMS तो अच्छे से सुना था, लेकिन सबके लिए, इवन मेरे लिए भी फिजियोथेरापी वर्ड एक नया था बैक टू 2008 में। दैट्स वाई आई चोज फिजियोथेरापी फील्ड एंड आई एम हैप्पी विद दी। आई गेस 2008 में फिजियोथेरापी की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिकॉज अगर किसी को कोई एक्सीडेंट होता था तभी फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और घर पे आके आई नो माई फादर हैड वन एक्सीडेंट इन 2006, 2005 आई गेस, जब फ्लड हुआ था सूरत में, बहुत बड़ा फ्लड आया था उसके बाद ही। तो फ्लड में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, एक्टिवा चलाते गए थे और ही हैड अ नी पेन, और नी के उनके लिगामेंट या फिर उनकी गद्दी जो है वो चूर चूर हो चुकी थी, मतलब समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर रिकॉल, बट ऐसा कुछ था। ही हैड सर्जरी। फिर एक अंकल आते थे 52 years old,
वो मेरे फादर को फिजियोथेरेपी करवाते थे। एट दैट टाइम ही यूज टू से कि भाई फिजियोथेरेपी मतलब मूवमेंट्स की क्या ज़रूरत है। आई वॉज यूज टू सी देम कि वो क्या करवा रहे हैं, तो पैर ऊपर नीचे पैसिव एक्सरसाइज करवाना, तब तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता चलता है कि भाई वो क्या था। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, और उस टाइम उनको पेन भी बहुत होता था। तो उस टाइम के अंदर आई गेस अवेयरनेस काफ़ी कम थी, सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस में ही काम में आता था। बट आजकल मैंने देखा है कि आपके पास कई सारे सेडेंटरी लोग भी आते हैं जिनको ना एक्सीडेंट है ना कुछ है, लेकिन उनको पेन बहुत सारे हैं। तो आपने मोस्टली आप कैसे केसेस देखते हो? From tip to toe, each and every case I have seen in my career. लाइक मोस्टली अभी तो हर एज के पेशेंट मेरे पास आते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ऑल्सो द केसेस इंक्रीज फॉर द बैक पेन एंड नेक पेन जी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ मोबाइल्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से ये पेन वाले केसेस तो बढ़ गए हैं। मोस्ट यूजुअल नी पेन, नेक पेन होते हैं जी। सेकेंड, अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल केसेस है, जीडियाट्रिक पेशेंट है, मतलब एल्डरली पेशेंट है जो अनेबल टू वॉक, डेली रूटीन अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, वैसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। और बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड डाइट प्रॉपर से नहीं लेते हैं, तो बच्चों में भी बहुत सारी ऐसी डिफेक्ट आ गई है, तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी भी हम करते हैं। बट मैक्सिमम जैसे आपने कहा नी पेन और नेक पेन, और ये नेक पेन वगैरह जो होते हैं या नी पेन वगैरह जो होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज है उनकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल। हाँ, पहले के ज़माने में ऐसा रहता था कि सारा मूवमेंट बॉडी का हो जाता था, हमें कुछ चीज़ लेने जाना होता था तो हम चल के जाते थे, व्हीकल इतने नहीं होते थे। अभी वन टच अवे सब हो गया है, डिजिटल हो गया है, तो हमारा थोड़ा बहुत भी वर्क होता था वो रुक गया है, और स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई है, तो उसकी वजह से फिजिकल मूवमेंट कम हो जाती है। तो स्ट्रेस है, इनएक्टिविटी है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ है, एप्लीकेशन जितना ज़्यादा हो चुका है कि घर पर डिलीवरी हो जाती है, वॉकिंग नहीं करना है मोस्टली, जो बेसिक जैसे कि ग्रोसरी स्टोर पर पहले जाता था तो हम मोस्टली एक्टिवा या कार नहीं निकालते थे, लेकिन अब यही है कि भाई नज़दीक में है तो भी क्यों जाए चल के। तो ये मेंटालिटी की वजह से आपका कहना है कि ज़्यादा बड़े हैं जी, केस उसकी वजह से ज़्यादा बड़े हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर आशा कि भाई व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड फिजियोथेरेपी, लोग कैसे ठीक होते हैं? वेल, फिजियोथेरेपी में हम विदाउट मेडिसिन थेरापिटिक एक्सरसाइज यूज़ करके, डिफरेंट काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन टेक्निक को यूज़ करके और मैनुअल थेरापी की मदद से हम पेशेंट का पेन, स्वेलिंग दूर करते हैं। हमारे ब्रेन एक जटिल है, उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि एंडोर्फिन, वो नेचुरल पेन किलर है जो एक्टिवेट होता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। डार्क चॉकलेट खाते हैं तो भी वो रिलीज़ होता है। और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन है, जिसे अगर हम धूप में बैठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन है वो पेन किलर है और हमारा मूड स्टेबलाइज करता है। तो अगर हमारा पेन स्ट्रेस के रिलेटेड है और हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थेरापीटिक वे में, तो हमारा पेन जल्द से जल्द कम होता है। यस, और कितना रिपीटेशंस लेना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी डिग्री तक आपको हाथ और पाँव उठाना है ताकि आपका पेन दूर हो, तो ये ही सारी जो चीज़ होती है वो हम फिजियोथेरापी में सीखते हैं, और यही उसके पीछे का साइंस है। और कई सारे थेरापीज़ होती है, मैंने देखा है कि भाई आजकल कई सारे लोग जो है वो स्पोर्ट्स में कपिंग का यूज़ करना चालू कर दिया है जिन लोगों ने। कई सारे लोग निडल्स इस्तेमाल करते हैं, निडल थेरापी। कई सारे लोग, जैसे आपने बोला, मैनुअल थेरापी पे फोकस करते हैं, क्रायोथेरापी होती है। तो ये सारे थेरापीज़ के बारे में थोड़ी हिंट देंगे? वेल, निडल थेरापी और कपिंग थेरापी दोनों ही एंशिएंट थेरापी है, जो पहले से ही काफ़ी अपने वेद वगैरह सब यूज़ करते थे। अभी ये एडवांस थेरापी में माना जाता है कि जिसकी वजह से अगर हम सक्शन करते हैं, मतलब कपिंग थेरापी में, तो उससे अंदरूनी सूजन है या फिर जो टॉक्सिन्स है उसको हम फटाफट से बाहर निकाल सकते हैं, और जिससे हम और फास्ट रिकवरी ला सकते हैं।
मेरे ख्याल से ये एंशियंट मतलब इंडिया के आसपास, जैसे कपिंग इज़ कॉल्ड पहले के समय में इजामा जी। ओके, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भाई ये एंशियंट मुस्लिम टेक्निक थी, या मुग़ल है, मुस्लिम लोग है, वो लोग करते थे। तो ये वही टेक्निक की बात कर रहे हैं, हाँ, राइट? ये वही टेक्निक है। और नीडल आपने जैसे कहा चाइनीज़ या चाइना में काफ़ी सारे लोग हील होने के लिए इस्तेमाल करते जापानीज टेक्निक भी है कि जिसकी वजह से हम ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को जल्द से जल्द बाहर निकाल सकते हैं, स्टिफनेस को हटा सकते हैं। जो नॉर्मल थेरापी से असर नहीं होता है, तो हम इसके कॉम्बिनेशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हम और बेटर रिकवरी ला सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल थेरापी के बारे में कुछ बताइए। मैनुअल थेरापी एक ऐसी है जिसमें हम जॉइंट्स को या फिर बोन्स को रीअलाइनमेंट में लाते हैं। तो एक मैजिक जैसा फील होता है पेशेंट को कि जैसे 3-4 महीने से भी अगर पेन होता है, काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली, रिपोर्ट्स करे, लेकिन उनको रिलीफ नहीं आता है, और जस्ट 1 सेशन हम मैनुअल थेरापी देते हैं तो पेशेंट हमें रिस्पॉन्स देते हैं कि आई यू डूइंग मैजिक, सो वी आर टेलिंग देम कि नो इट्स जस्ट मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन। मतलब कुछ ना कुछ अगर 3-4 महीनों से पेन है वो बिल्कुल चला जाता है, और कांस्टेंट पेन है तो डेफिनेटली वो तो मैजिक की तरह ही लगता है। इट हैपन्स ओनली विथ स्किलफुल हैंड्स, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। राइट। मैंने देखा है कि कई बार लोग कायरोप्रैक्टर होते हैं, जो वैसे अलग फील्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा कि भाई लोग अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट, बोन अलाइनमेंट जैसे आपने कहा, तो वो कायरोप्रैक्टिस है? वो कायरोप्रैक्टिक्स में ही होता है। एक तरह का मैनुअल थेरापी है जो हमको स्पाइन को रीअरेंज करते हैं, जॉइंट्स को रीअरेंज करते हैं। मिस अलाइनमेंट की वजह से जो इट इज़ डैम शेफ, बिकॉज अगर आपकी बॉडी पार्ट्स रीअलाइनमेंट में नहीं है, अगर आपका पोस्चर खराब हो गया है, आप कितना भी ट्रीटमेंट कर ले, मेडिसिन खा ले, थेरापी भी कर ले, लेकिन अगर आपके बॉडी पार्ट्स अगर अलाइनमेंट में नहीं आए हैं तो आपको वो रिकवरी नहीं दिखेगा। इसके कई सारे वीडियोस फेसबुक पे होते हैं, कई सारे लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया है। माय थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग फिजियोथेरापिस्ट? Physiotherapist is a rewarding profession. You can earn money as well as blessing of the patient, because physiotherapist is one of the most important professional in rehabilitation healthcare team, in which आपको अगर फ्रैक्चर है या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, या फिर आपको बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, या फिर आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई इंजरीज हुई है, तो उसमें पेशेंट की पूरी रिकवरी लाने तक फिजियोथेरापिस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। विदाउट फिजियोथेरापी उनकी पूरी रिकवरी नहीं होती। फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है कि उनको बैक टू नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है। अगर आपको फिजियोथेरापी नहीं मिली है तो आपको जो इंजरी हुई है उसमें वो पूरी कैपेसिटी नहीं आती, तो आपको पहले के जैसे वर्क करना है, आपको वापस अपना रूटीन गेन करना है, आपको वापस स्ट्रेंथ लानी है, कैपेसिटी लानी है आपकी बॉडी की, तो आपको फिजियोथेरापी से ही गुजरना पड़ता है। तो इसलिए आई फील गुड कि आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट एंड आई एम हेल्पिंग मैनी पीपल विथ डिफेक्ट एंड इम्पेयरमेंट, बिकॉज काफ़ी सारे मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट है या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसका ऑप्टिमल फंक्शन लेवल अगर हमें गेन करना है तो उसके रिलेटेड हम फिजियोथेरापी करते हैं। एक वर्ड आपने यूज़ किया इम्पेयरमेंट, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए इम्पेयरमेंट मतलब क्या? इम्पेयरमेंट मतलब डिफेक्ट, मतलब अगर आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आफ्टर इंजरीज आपको वो एक्टिविटीज़ करने की कैपेसिटी चली जाती है, या फिर आपकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। वो डिफेक्ट से या स्ट्रेंथ को वापस लाना। ओके। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर आप फिजियोथेरेपी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई आपने कई सालों से इतने हीलिंग किए, तो आपके पास कई सारे किस्से होंगे, और हम अपने गेस्ट से हर एक बार बोलते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम वी हैड डॉक्टर अभिलाषा इन आवर पॉडकास्ट, तो शी हैड शेयर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ स्पेशली चाइल्ड बर्थ में जो प्रेगनेंसी के अंदर जो सोनोग्राफी के अंदर टेस्टिंग होती है मेल फीमेल की, तो फीमेल के लिए एक बहुत अच्छा और चौंकाने वाला किस्सा बताया था। आपकी फील्ड में भी आपने कई सालों में ये फेस किया होगा, तो कोई ऐसा किस्सा बताइए कि जो आपको लगे कि भाई नहीं, इससे इंटरेस्टिंग एज वेल एज फील्ड में रहने का कुछ मतलब आज साबित हुआ।
मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और रिसेंट ही मेरे साथ ये हैपन हुआ है। सेकेंड वेव में जब कोविड हुआ था तब बहुत सारे लोग सफ़र हुए थे उसमें, और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोगों के लंग्स डैमेज हो गए थे। तो आफ्टर हॉस्पिटल्स डिस्चार्ज जब पेशेंट घर पे आए और उनको कंटिन्यू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे 5 लीटर 24 आवर पे रखा गया था, और वो अंकल मतलब रात को सो नहीं पा रहे थे, एग्रेसिव मूड हो गया था उनका, नहीं बैठ पा रहे थे 1 मिनट, नहीं सो पा रहे थे 1 मिनट, मतलब एकदम बेचैन हो गए थे। फिर फिजिशियन ने उनको रिकमेंड किया कि आप अभी लास्ट ऑप्शन हमारे पास है कि फिजियोथेरेपी हम करें। और फिर हम उनके घर पे गए, मैंने होम विजिट शुरू की। जस्ट 1 सेशन मैं उनको मूवमेंट नहीं दे पा रही थी क्योंकि उनका ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हो रहा था, भले उन्होंने ऑक्सीजन का वो मास्क लगाया था तो भी। फिर मैंने फिजिशियन डॉक्टर से बात किया कि सर आर यू श्योर कि इससे रिकवरी होगी? तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास लास्ट होप है कि फिजियोथेरेपी से हम इनका कंडीशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप भी ट्राई करिए। मेडिकेशन सब चालू था, ठीक है। फिर मैंने उनका फिजियोथेरेपी का सेशन धीरे धीरे शुरू किया। ब्रीदिंग टेक्निक्स आती है, टैपिंग है, थोड़ा उनको कफ भी काफ़ी हो गया था तो वो कफ निकालने की भी बहुत टेक्निक्स आती है। तो थोड़े थोड़े हमने मैनेज करके उनको किया। 2 सेशन में उनके सन ने मुझे ऐसा बोला कि अभी पापा 20 दिन के बाद अच्छे से सो पाए हैं रात को, और उनको काफ़ी बेटर फील हो रहा है। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा रिकवरी, 2%, 5%, उस हिसाब से 5 लीटर ऑक्सीजन से वो 4 लीटर कंजप्शन लेना शुरू किया जी। फिर उनको 2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। फिर हम ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी उनको 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए हम ऑक्सीजन का मास्क हटाते थे, और उनका ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होता था 90 से सीधा 80 टू 75, उनमें तुरंत विदिन 30 सेकेंड ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता था। वो कंडीशन से गुजर हमने उनको विदाउट ऑक्सीजन उनको सर्वाइव करना सिखाया, और ऐसे हमने ग्रेजुअली फिजियोथेरेपी से उनका नॉर्मल रूटीन कैसे आता है और वो खुद से विदाउट ऑक्सीजन हॉल में वॉक करना शुरू किया। तो दैट टाइम आई फील रियली प्राउड के बीइंग अ फिजियोथेरापिस्ट आई हैव डन सच अ थिंग कि हम लोगों को ये टाइम पे भी हेल्प कर पाए। ग्रेट ग्रेट। काफ़ी अच्छा था। मतलब कोविड जैसे कंडीशन में जहाँ पे 80 साल की उम्र की एज के अंदर एक डर रहता ही है कि भाई वो सामने वाला पर्सन जो रिकवर होगा कि नहीं, उसमें फिजियोथेरेपी एज अ लास्ट रिसोर्स काम आई, ना कि कोई वैक्सीन, ना कि कोई दवाई। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। डॉक्टर आशा, आज का वैसे काफ़ी फ्रूटफुल पॉडकास्ट रहा। एक लाइन में अगर हमारे फेलो इंडियंस को आप बताना चाहें कि भाई जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए, या क्यों फिजियोथेरेपी हो या हेल्थ हो या इतनी ज़रूरी है, तो इट विल बी अ ग्रेट लिसनिंग फॉर देम। आज के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्निकल एडवांस के ज़माने में हर एक व्यक्ति को अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्लस उसके साथ बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। नो मैटर यू आर पुअर और रिच, इफ़ यू आर नॉट फिट योर लाइफ इज़ बीच। बिकॉज आपके पास कितने भी सारे पैसे हैं, आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप वो टाइम को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, जी। इसलिए आपकी हेल्थ के लिए आपको कंसर्न रहना बहुत ज़रूरी है। आपको डे में 1 घंटा तो एटलीस्ट एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि लॉन्ग लाइफ आप अच्छे से गुजार सकें। और उसके लिए ही हमने इंजरी रिहेबिलिटेशन कोर्स भी लाए हैं कि अगर आपको छोटी बहुत जो भी है इंजरीज हुई है तो आप उसको कैसे टैकल कर सके, और कैसी कैसी तरह की इंजरीज होती है और उसके रीजंस भी क्या होते हैं, और अगर इंजरीज ना हो तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सके, और इंजरी हो गई है तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट दे सके। हाँ,
तो उसके लिए हमने ये इंजरी रिहेबिलिटेशन का कोर्स भी बनाया है। ये कोई भी कर सकता है, मतलब कोई बैकग्राउंड एजुकेशनल फिजियो का हो या मेडिकल का हो या ना हो, राइट? सब भी कर सकते हैं। इट्स अ वर्कशॉप। यस। ओके। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई ऐसी कंडीशन से गुजर रहे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है कि जिनको ऐसे पेन बहुत रहते हैं, या तो आपको एक बेसिक ट्रीटमेंट का कुछ आइडिया चाहिए कि भाई मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर मुझे ये हुआ तो, या अगर ये ना हो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट कोर्स है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से आपने कपिंग है, फिर मैनुअल थेरापी है, फिर आइसिंग टेक्निक्स है, ऐसी कई सारी टेक्निक्स भी ऐड करी है। हमने सारा इन्वॉल्व किया है इसमें, ताकि मेरा एक गोल है कि हर घर में फिटनेस कॉन्शियस बंदे रहने चाहिए, ताकि हम मेजर इंसिडेंट्स होने से रोक सके। इंजरी फ्री इंडिया। यस। इसके अलावा ये कोर्सेज एक वर्कशॉप स्टाइल में है, मतलब आप अपने घर पे अपने कन्वीनियंट टाइम पे अपने कन्वीनियंट पेस पे हमारे रिकॉर्डेड सेशन को अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर आशा हर महीने एक बार लाइव भी आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर और आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको कुछ उस सेशंस के अंदर कुछ डाउट है तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं, और इसकी आपको हैंड बुक्स और मटेरियल भी मिलता है। प्लस इट्स अ वर्कशॉप, तो इसका सर्टिफिकेशन भी आपको अलॉट किया जाता है, और ये सर्टिफिकेशन के ज़रिए आप खुद के लिए या किसी और के लिए कम से कम फर्स्ट एड की तरह आप इंजरी को रिकवर करना, जो बेसिक इंजरी होती है जैसे कि नी है, बैक है, तो उसमें कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट दे सके, कि जिसमें आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, एडवांस लेवल पे नहीं है, जहाँ पे आपको फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत ना हो और उनका भी काम थोड़ा आसान हो। बिकॉज आई एम सीइंग दैट कभी भी आप उनके वहाँ पे जाओ 25-30 लोग तो बैठे ही होते हैं, और इतना टाइम पेस के अंदर सबको ट्रीटमेंट दे पाना, सबको ठीक कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल्सो शी कैन नॉट रीच ऑल ओवर इंडिया, तो इसके माध्यम से उनका एक यही प्रयास है कि भाई वो पूरे इंडिया में हर किसी घर घर में पहुंच सके, पेन फ्री कर सके। और हमारे FGIIT हमारी जो एक टीचिंग एकेडमी है, उन्होंने ये कोर्स इनके साथ लॉन्च किया है। तो अगर आपको कोर्स के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जा सकते हैं, और वहाँ से कोर्स और प्रोग्राम के बारे में सारी क्वेरी हमारे काउंसलर से बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। Thank you so much for being here. It was a wonderful experience for me and for our audience also. Thank you sir.